जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी चौथा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी टीजीटी पीजीटी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया, लामीज थ्योरम के बारे में बात किया। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो शुरू करें। उससे पहले हमेशा की तरह की बात, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो लैम्डा म्यू थ्योरम क्या कहता है? ये बेसिकली ये जो थ्योरम है ये सेक्शन फार्मूला यानी डिवीजन रूल पर बेस्ड है ना। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है ना, वेक्टर में पढ़ा है। अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि आपने कहाँ पर पढ़ा है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ टू फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ along the direction of OA and OB, then the resultant will be lambda plus mu OC, where C is a point on AB, such that CA by CB equal to mu by lambda। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि दो बल हैं, एक है लैम्डा OA और एक है म्यू OB। ये दो बल किसी बिंदु O पर काम कर रहे हैं और ये दोनों बल पॉइंट O पर किस तरह काम कर रहे हैं? जो लैम्डा OA है वो OA के अलग है, यानी OA के डायरेक्शन में है, और म्यू OB जो है OB के डायरेक्शन में है। ठीक है, तब कह रहा है कि इन दोनों बलों का जो परिणामी बल आएगा वो आएगा लैम्डा प्लस म्यू OC। ठीक, और ये OC क्या है? C इज पॉइंट ऑन AB। जो C है वो AB पर कोई पॉइंट है ना। तो कहने का कुल मतलब है कि दो बल आपके पास है, लैम्डा OA म्यू OB, इन दोनों का रिजल्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन दी है CA बाई CB इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं पॉइंट O है। ठीक है, ये आपका हो गया फोर्स लैम्डा OA। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया म्यू OB। ठीक है, ये हो गया और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, हो गया OA और ये हो गया। उसने कहा है कि जो C है वो AB पर कोई पॉइंट है, तो AB है ये, यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, आई बात समझ में? इसने कहा कि CA बाई CB, तो CA जो है वो म्यू है और CB जो है वो लैम्डा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा, देखो अगर मैं इस लैम्डा को हटा दूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसको घटा देता हूँ, तो आपके पास दो फोर्स हैं, एक OA है और एक OB है। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी क्या आएगा? OC तो आएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर का हम लोगों ने समझ लिया इसको। तो अगर ये लैम्डा OA है और ये म्यू OB है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो लैम्डा प्लस म्यू OC आएगा, लैम्डा प्लस म्यू OC आएगा। ठीक, अब ये कैसे आया, किस तरह से आया, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा। आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि यदि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है C क्या कर रहा है, इन A और B इन दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो। ठीक है, इंटरनल डिवीजन है, तो m और n के अनुपात में ये C क्या कर रहा है, A और B को डिवाइड कर रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं भाई बताओ कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपने मान लिया x और y। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर x बराबर जो होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y क्या होता है? y होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तो होता था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये x वाला हो गया, फिर ऐसे my2
प्लस एन y1 बाई एन प्लस एन। ये इंटरनल डिवीजन है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ये आप कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में हमने देखा है। अब इसी को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो आपने ये भी देखा होगा, वेक्टर वाले सेक्शन फार्मूले में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये है आपका O, ये है आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ठीक है। यहाँ पर ये M हो गया, ये N हो गया, ठीक है। ये OP है, ये OQ है और ये OR है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो OR ही होगा, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, OR ही होगा। अब OR कैसे होगा? देखो ध्यान से, OR कैसे होता है? OR के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं M इंटू O, M इंटू OQ वेक्टर प्लस M इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस ये होता है। यहाँ जो M और N है ये क्या है? ये रेशियो दिए गए हैं, तो हम लोग वेक्टर में ये वाला काम करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर पॉइंट चलता है आपका और यहाँ पर आपके वेक्टर चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा इस चीज़ को। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जैसा है वैसा इसको रहने देता हूँ। मैं एक दूसरा डायग्राम आपको बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। राइट एंगल बन रहा है, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। ए है, ये बी है और ये O, इसको यहाँ से मिला है, ठीक है। इसको हमने सी ले लिया। ये आपका OA है, जाहिर सी बात OA है। ये आपका OB है, ठीक है। ये आपका OC, ठीक है। और ये आपका है न्यू और ये आपका। अब जो चीज यहाँ पर आपने लगाया वही चीज यहाँ पर लगाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, देखो OC इक्वल टू OR इक्वल टू था, OC इक्वल टू क्या होगा, देखो N इंटू OQ था तो म्यू इंटू OB होगा, म्यू इंटू OB होगा प्लस लैम्डा इंटू OA होगा अपॉन म्यू प्लस लैम्डा होगा, लैम्डा प्लस म्यू होगा। और इसी को अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे तो आएगा लैम्डा प्लस म्यू OC इक्वल टू म्यू OB प्लस लैम्डा। ये कहाँ से आया? इस सेक्शन फार्मूले से आया, विभाजन सूत्र से आया, ठीक है। और एक ऐसा विभाजन है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, आंतरिक विभाजन हो रहा है, ठीक है, अंतर विभाजन हो रहा है। तो आपने समझ लिया कि ये जो लैम्डा म्यू थ्योरम दिया गया है कुछ नया नहीं हमारे लिए, ये बिल्कुल वही सेक्शन फार्मूले को ही क्या किया गया है, थोड़ा सा इस तरह से बता दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस तरीके से बता दिया गया है, डायरेक्ट आपको इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। बाकी इसके पीछे का काम समझिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो उसने क्या कहा था, एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कह रहा है इफ टू फोर्सेस लैम्डा OA एंड म्यू OB है ना, उसने डायरेक्ट लैम्डा OA और लैम्डा OB को दो बल बता दिया, ठीक है। इक्वल हो गया लैम्डा OA, इक्वल हो गया म्यू OB। कह रहा है कि acting at a point O along the direction of OA and OB, then the resultant will be lambda plus mu OC, where C is the point on AB such that CA by CB equal to mu by lambda। ये जो CA by CB दिया गया, CA by CB मतलब CA और CB का अनुपात दिया गया है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CA is to CB, ये आएगा mu is to lambda, ठीक है। अनुपात दिया गया है और यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर m अनुपात n चलता है, यहाँ पर भी m अनुपात n चलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही जैसे चल रही थी सेक्शन फार्मूले में, ठीक है। तो उसने कहा कि जो OC होगा इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, OC का रिजल्टेंट भाई यही तो आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब इसको इसने डायरेक्ट लिख दिया कि अगर ये एक बल हो, ये एक बल हो तो इसका रिजल्टेंट आएगा लैम्डा प्लस म्यू OC, इस पूरे को एक बल मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से दो बल हमारे पास है, लैम्डा म्यू OB, इन दोनों का क्या रिजल्टेंट आएगा, लैम्डा प्लस म्यू OC, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। ये आपका लैम्डा म्यू थ्योरम है ऊपर, ठीक है, ये आपका लैम्डा म्यू थ्योरम है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट ए पॉइंट O इज R। कोई पॉइंट O है जिस पर दो बल काम कर रहे हैं P और Q, इनका रिजल्टेंट क्या है, R है। A line meets with them at A, B, C respectively, then
कहानी सेम है, कहानी में कोई चेंजिंग नहीं है। इसने कहा है कि दो बल हैं P और Q, तो हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर जो O से A की तरफ बल लग रहा है वो P है, और O से B की तरफ जो बल लग रहा है वो Q है, और जो इसका रिजल्टेंट हो कितना है R। ठीक, ये कहानी है। अगर आपको लैम्डा म्यू थ्योरम याद है, लैम्डा म्यू थ्योरम आपको समझ में आती है, लैम्डा म्यू थ्योरम आपके दिमाग में है, ये क्वेश्चन बस चुटकियों में साफ हो जाए। ठीक है, उसने कहा कि दो बल मेरे पास है P और Q, इनका रिजल्टेंट R है, और ये तीनों पॉइंट ऊपर काम कर रहे हैं। कह रहा है कि जो R है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ए लाइन मीन्स विद देम, है ना, ये एक लाइन है जो इन तीनों को मिलाती है, P को भी, Q को भी, R को भी, और लाइन क्या है ABC। ठीक है, AB। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर O से A की तरफ P फोर्स लग रहा है तो क्या मैं P को लैम्डा O A लिख सकता हूँ। भाई लैम्डा O A जैसा काम कर रहा था वैसे ही P काम कर रहा है। यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, P बाई O A आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही जो आपका Q फोर्स है वो किधर काम कर रहा है, म्यू O B की तरफ काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालूँ तो आएगा Q बाई O B, आएगा कि नहीं आएगा। अब जो आपका R फोर्स है, R वो किधर काम कर रहा है, लैम्डा प्लस म्यू O C की तरफ काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, R बाई O C आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लैम्डा और म्यू मेरे पास है, अगर यहाँ पर रखूँ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, P बाई O A, म्यू की वैल्यू कितनी है, Q बाई O B, इक्वल टू ये कितना R बाई O B। देख लो कौन सा कंडीशन है, ये ऑप्शन सी। तो लैम्डा म्यू थ्योरम पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं आएगा। अगर आपको थ्योरम आपके माइंड में है, अगर आप थ्योरम आपने समझा है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपली आपसे साफ पूछेंगे। तो ये रहा लैम्डा म्यू थ्योरम, इस पर कई क्वेश्चंस आपके सामने मिल सकते हैं देखने को। तो बस ध्यान रखिएगा कि दो फोर्स लगे हों और वो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लगे हों, और खास तौर पर कहीं ना कहीं ये रेशियो दे देगा आपको, ये रेशियो दे देगा। ठीक है, और अगर रेशियो नहीं देगा तो इसके अतिरिक्त कोई ना कोई कंडीशन देगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएंगे, है ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या है, कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है और उस पर काम करना अलग बात है। जितना ज़्यादा आप उस पर काम करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगी चीज़। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप इस पर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो भी रिजल्टेंट निकाला था वो सेम डायरेक्शन में निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक से अधिक बल हो सकते हैं, एक से अधिक बल और अलग अलग डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हो तब उनका रिजल्टेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हमने कह दिया कि लेट द फोर्सेस P1 P2 P3 डैश, है ना, बहुत सारे बल हो सकते हैं। लेट द फोर्सेस P1 P2 P3 डैश डैश एक्टिंग एट ए पॉइंट O and making angles θ1 θ2 θ3 dash dash with OX। ठीक है, अभी मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैंने कहा कि मान लीजिए कि P1 P2 P3 डैश डैश ऐसे बहुत सारे बल हैं जो एक पॉइंट O पर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और OX के साथ में θ1 θ2 θ3 ऐसे एंगल बना रहे हैं। ठीक है, लेट R is the resultant making an angle theta with OX। ठीक है, हमने कह दिया कि R जो है वो परिणामी है जो क्या कर रहा है, OX के साथ में थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। मैंने कहा कि P1 P2 P3 ऐसे बहुत सारे बल हैं जो एक ही पॉइंट O पर काम कर रहे हैं और OX के साथ में θ1 θ2 θ3 कोण बना रहे हैं। तो जितने बल होंगे उतने कोण बनाए, तो जाहिर सी बात है
फिर यहाँ पर मैंने कहा कि आर जो है वो इन बलों का परिणामी बल है जो ओ एक्स के साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। ये ओ एक्स हो गया और ये ओ वाई हो गया, ठीक है। यहाँ से एक बल है, इसको नाम दिया मैंने P1। यहाँ से एक बल है, इसको मैंने नाम दिया P2। यहाँ से एक बल है, इसको नाम दिया मैंने P3। ऐसे बहुत सारे बल हो सकते हैं। यहाँ पर एक बल है, इसको मैंने नाम दिया P4, है ना। ऐसे बहुत सारे बल हो सकते हैं। तो ये जो P1 है ये क्या कर रहा है, ये ओ एक्स के साथ में थीटा 1 कोण बना रहा है। ये जो P2 है ये क्या कर रहा है, ये ओ एक्स के साथ में थीटा 2 कोण बना रहा है। जो P3 है ये क्या कर रहा है, ये ओ एक्स के साथ में थीटा 3 कोण बना रहा है। अब इसी में मैंने कह दिया कि मान लीजिए कि आर है, ठीक है। आर को आप कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, इसमें कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। ये जो आर है ये क्या कर रहा है, ये ओ एक्स के साथ में थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। और ये जो आपका P4 है ये भी क्या करेगा, ये भी थीटा कोण एंगल बनाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बल हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा देन रिजल्टिंग forces along OX and OY we get। अब हमको क्या करना है, OX और OY के रेस्पेक्ट में, OX और OY के डायरेक्शन में हमको बल निकालने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजॉल्विंग फोर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो R है, P1, P2, P3, P4, ये जो सभी प्रकार के बल है ना, इनके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्व घटक। जितने भी बल होते हैं सभी बलों के दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। जैसे हमारे शरीर का जो भार है ये भी एक प्रकार का बल है, तो हमारे भार के भी दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे भार के दोनों घटक हमको हेल्प देते हैं, हमको सहायता देते हैं, तभी हम आराम से चल पाते हैं। जो आपका क्षैतिज घटक होता है वो आपको चलने में सहायता प्रदान करता है, और जो आपका ऊर्ध्व घटक होता है वो आपके भार को संतुलित रखता है, आपके भार को संतुलित रखता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप चल रहे हो और अचानक से सकरा रास्ता है, मान लीजिए कोई ऐसे इतनी चौड़ी पट्टी है उस पर आपको चलना है, ठीक है। तो उस पर चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर का बैलेंस ऐसे बिगड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस अगर बिगड़ रहा है तो इसका मतलब आपका वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा वीक हो रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ठीक से काम करने लगता है, आपका शरीर बैलेंस हो जाता है। वहीं पर अगर आपका वर्टिकल कंपोनेंट काम ना करे तो आप गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चलने में सहायता प्रदान करता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो आपके भार को संतुलित करता है। सेम प्रोसेस हर प्रकार के बलों में होती है, ठीक है। जितने भी बल होते हैं इनमें यही प्रोसेस चलती है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग OX के डायरेक्शन में लेते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको OY के डायरेक्शन में लेते हैं। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो उसको हम लोग OX के डायरेक्शन में लेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको OY के डायरेक्शन में लेंगे। क्षैतिज होगा OX, ऊर्ध्व होगा OY, ठीक है। तो अब क्या करें, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है R, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट ये मिलता है कि जो आपका R है ना, उसका क्षैतिज घटक क्या होगा, उसका क्षैतिज घटक होगा R cos थीटा। क्या होगा, R cos थीटा। और ऊर्ध्व घटक क्या होगा, R sin थीटा। ये कहाँ से आया अभी मैं आपको बता रहा हूँ, R sin थीटा। वैसे इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। फिलहाल जो R cos थीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2 प्लस P3 cos थीटा 3 प्लस जितने भी फोर्स हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, जितने भी फोर्स हैं सबका हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, नहीं क्षैतिज घटक लेंगे, ठीक है। और सबको जोड़ देंगे, वही हमारा R cos थीटा होगा। अब R sin थीटा में क्या बातें होंगी, P1 sin थीटा में, यहाँ साइन तो यहाँ साइन, यहाँ cos तो यहाँ cos, sin थीटा में प्लस P2 sin थीटा 2 प्लस P3 sin थीटा 3 प्लस डैश। ये हो गया आपका R cos थीटा, ये हो गया आपका R sin थीटा। R cos थीटा जो है ये आपके रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो R sin थीटा ये क्या है, आपके R का वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। इनका मान हम ऐसे निकालेंगे।
तो जब एक से अधिक बल अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं ना, तो उनको हम लोग ऐसे निकालते हैं, क्षैतिज घटक को एक साथ करेंगे, ऊर्ध्व घटक को एक साथ करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे क्या करने वाले हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आर cos थीटा और आर sin थीटा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक कैसे होंगे, और फिर ये P1 cos थीटा 1 P2 cos थीटा 2 कहाँ से आएगा, P1 sin थीटा 1 P2 sin थीटा 2 कहाँ से आएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, हालांकि आपको फार्मूले डायरेक्ट याद रखने होते हैं जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। डेरिवेशन आपके जरूरी नहीं है, आपके लिए डायरेक्ट फार्मूला जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, इसी की बात कर लेता हूँ। तो ये जो आपका OP1 है इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, एक लंब डाल दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, हो गया 90, और ये आपका एंगल है थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले। तो अगर मैं थीटा 1 यहाँ पर है तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, और 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस यानी कर्व हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा 1 लगाऊँ, अगर मैं साइन थीटा 1 लगाऊँ, साइन थीटा 1, तो क्या होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए देता हूँ। ठीक है, इसको ए, इसको बी। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो साइन थीटा 1 बराबर ए बी यानी लंब बटे में कर्व ओ ए। यहाँ से देखो ए बी, तो ए बी रहेगा, और जो आपका ओ ए है वो P1 है। क्या है, P1 है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या निकल के आए, ए बी की वैल्यू निकल के आए P1 sin थीटा, P1 sin थीटा। ठीक है, तो P1 sin थीटा। तो जब आपने इस फोर्स के लिए वर्टिकल कंपोनेंट, ये ए बी क्या है, ए बी तो वाई के डायरेक्शन में है ना, वाई के डायरेक्शन में है। तो जो आपका ए बी है ना, ये इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक। ठीक है, ऐसे आप P2 के लिए निकालोगे, यहाँ से लंब डालोगे, ऐसे लंब डालोगे, तो यहाँ मान लो सी रख दिया, तो BC जो होगा वो भी ऊपर की ओर होगा, यानी उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, P2 sin थीटा। मतलब ये है कि जो भी लंब पर बनेगा वो आपका ऊर्ध्व घटक होगा, और जो बड़ी लाइन पर बनेगी OX वाली पर वो होगी क्षैतिज घटक। ठीक है, ऊर्ध्व घटक तो निकल के आ गया, पहले वाले का मैंने निकाला है, ऐसे आप दूसरे वाले का निकालोगे, ऐसे तीसरे वाले का निकालोगे। तो हम कहते हैं कि भाई सबका निकालने की क्या जरूरत है, एक का निकाल लिया तो ऐसे सबका लिख सकते हैं जो। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर cos थीटा cos थीटा 1 लिख, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका ये हो जाएगा OB बटे कर्ण क्या हो गया OA, OB तो OB ही रहेगा, OA आपका P1 है। ठीक है, तो यहाँ से OB की वैल्यू क्या निकल के आई, OB की वैल्यू निकल के आई P1 cos थीटा। देख लो OB आपका ये है। ठीक है, तो जो भी x के डायरेक्शन में होगा वो आपका क्षैतिज घटक होगा, और उसको हम cos के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो आपका क्षैतिज घटक हो किसके टर्म में है, cos के टर्म में। जो आपका ऊर्ध्व घटक है वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, साइन के टर्म में। ठीक है, तो ये ऐसे वो भी आ गया। P2 के लिए निकालोगे तो P2 cos थीटा 2 आएगा, P3 के निकालोगे P3 cos थीटा 3 आएगा। ठीक है, ऐसे सबका निकलते चला जाएगा। तो हमने एक का निकाल लिया, बाकी सबको समझ लिया, कैसे निकाला समझ में आ गया आपको। अब ऐसे आर के लिए निकालोगे तो भाई यहाँ से एक लंब डालोगे, है ना, यहाँ से लंब डालोगे तो सेम प्रोसेस होगा, उसके लिए आर cos थीटा आएगा और इसके लिए आर sin थीटा आएगा। यह होगा 36, होगा। ये बात समझ लीजिए। चलो अब देखो, वैसे ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए, है ना। अब क्या करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, ये हमने कह दिया, है ना, हमने कह दिया इसको x और इसको y। फायदा क्या होगा, ये इस पूरे को हमने x माना, इस पूरे को हमने y माना। तो यहाँ से अगर मैं कहता हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर मैं स्क्वायर करके वर्क करके जोड़ दूँ तो वर्क करोगे तो इधर हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन करोगे, जैसे आर स्क्वायर कॉमन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिजल्टेंट क्या मिला, रिजल्टेंट मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस बात का, एक्स का मतलब P1 cos थीटा 1, P2 cos थीटा 2, P3 cos थीटा, जितने बल दिए रहेंगे उन सबको मैंने
एक साथ में एक्स माना है, और ऐसे ही P1 sin थीटा 1 P2 sin थीटा 2 P3 sin थीटा 3 को मैंने y माना, ठीक है। तो ये हो गया आपका r। ऐसे अगर मैं एंगल की बात करूँ भाई, इस थीटा की अगर बात करूँ, थीटा की तो कुछ नहीं, सिंपली डिवाइड कर दूँ, है ना, डिवाइड कर दूँ। आप लिख दो क्या, r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। मैंने इस वाले में इससे डिवाइड किया, तो इतना बटे इतना हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और y बटे एक्स हो गया। साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना, y बाई एक्स। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात है समझ में। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज करिए, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एक्स और वाई का मान आपको पता होना चाहिए। एक्स का मतलब है P1 cos थीटा 1 P2 cos थीटा 2, ऐसे वाई का मतलब है P1 sin थीटा 1 P2 sin थीटा 2, ठीक है। और अगर एंगल की बात आती है तो tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने का, तो जब आपको एक से अधिक बल दिए गए हों और वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ 1 kg वेट एंड 2 kg वेट एक्टिंग एट ए पॉइंट ए along the sides AB and AC of equilateral triangle ABC, and third force root 3 kg weight acting at A along BE perpendicular to BC. Then the magnitude and direction of resultant of these forces are, ठीक है। आपको इन बलों का परिणामी बताना है और उनके बीच का कोण बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपके दिमाग में इनका फिगर बनना चाहिए, ठीक है। दिमाग में ना बने तो साइड में बना लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला उसने बोला कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, तो देखो कैसा ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है, सारे कोण इसके 30-30 60-60 अंश के होंगे। संभव त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, 60-60 के होते हैं, ठीक है भाई। बी ए, यहाँ पर मैं पॉइंट रखता हूँ बी, हो गया बी ए, ठीक है। और ये हो गया आपका ए बी कितना दिया है, 1 kg दिया है। और ये हो गया आपका ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है आपका 2 kg वेट, ठीक है। और जो आपका बी ए दिया है, यानी थर्ड फोर्स दिया है, वो रूट 3 दिया है, कोई बात नहीं। सभी कोण 60-60 के हैं, तो ये 30 का हो गया, सिंपल सी बात है। और ये भी 30 का हो गया, 30 के हो गया। ये जो आपका डी ए बना है, इसको मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ क्या, वाई एक्सिस। बिना एक्सिस के हम काम तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है इनका रिजल्टेंट। सबसे पहला काम आपको निकालना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर निकालना वाई, ठीक है। आ जाएगा, इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या फार्मूला देखा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और tan थीटा बराबर क्या देखा, थीटा बराबर देखा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो कुल मिला के हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अगर मिल जाए तो हम ये लगा देंगे, हमको दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। एक बार फिर से बता दूँ, 2 बार काम कर रहे हैं। एक 1 kg वेट का है, एक 2 kg वेट का है, ठीक है। और एक तीसरा बल है रूट 3 kg वेट, ये वही डायरेक्शन में चल रहा है। ये तीनों बल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज पर काम कर रहे हैं। आपको इनका परिणामी बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काम हम एक्स वाले कंपोनेंट भी करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये जो रूट थ्री है, ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है। ये भी एक प्रकार का एक बल ही तो है। ये बल बिल्कुल एक्स अक्ष पे है, तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इधर आता तो प्लस होता, लेकिन इधर जा रहा है तो माइनस होगा। अच्छा, हमको कैसे पता चला किसका डायरेक्शन इधर है। देखो भैया लैंग्वेज देखो, डी ए बोला है, डी ए। अगर ए डी बोलता तो नीचे होता, ठीक है। तो यहाँ से पहला मिला रूट 3 cos 0। फिर बोल रहा हूँ एक्स का मतलब क्या है, आर cos थीटा। आर cos थीटा बराबर क्या, P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2 प्लस P3 cos थीटा 3। अभी कुछ देर पहले किया, तो एक बल मिला रूट 3 कितना कोण बना रहा है एक्स के साथ, 0 डिग्री हो गया, प्लस
अच्छा एक काम मैं यहाँ पर बताया तो लेकिन भूल गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, ठीक, प्लस। अब 1 kg की बात करें तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। इधर है ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगा, नेगेटिव भी होगा, तो पॉजिटिव में है तो 1 cos 30 प्लस 2 की बात करें तो 2 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 2 cos 30। सॉल्व कर लें, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया -√3 प्लस 30 का मान हो गया √3/2 और 60 का मान होगा, cos 30 का मान यहाँ भी तो √3/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू आ गई और √3/2। अब y निकालते हैं, ये जो √3 है ये तो x के डायरेक्शन में है ना, ये तो x के डायरेक्शन में है, y के साथ तो इसका कोई तालमेल नहीं है, तो इसके लिए तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0 प्लस। और वैसे भी अगर आप लिखना चाहें तो √3 sin 0 करोगे, sin 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 की बात करें, 2 को ध्यान से देखो तो 2 कहीं ना कहीं इधर ही काम कर रहा है, इधर ही काम कर रहा है, तो 2 इधर ही काम कर रहा है, इसका मतलब y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये होगा 2 sin 30 डिग्री माइनस, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है y के, 1 × sin 30। बात समझ में आ रही है। पहले हम लोगों ने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला, अब हम y को निकाल रहे हैं। y के लिए हमको पता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, साइन के टर्म में निकालते हैं, तो √3 sin 0, √3 sin 0 लिख ही देता हूँ ना, तो डायरेक्ट 0 लिखने के बजाय ऐसे लिखता हूँ √3 sin 0, यहाँ से आपको सही समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। अब -1 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 जो है वो y के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -1, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1/2 यानी आ गया 1/2, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 1/2। अब मुझे r चाहिए, तो r² = क्या होता है, x², तो x की वैल्यू मतलब √3/2² प्लस 1/2², ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, जो 4/4 कैंसिल हो गया भैया, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी r = √1 यानी = 1 kg वेट, ठीक। r की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब हमको निकालना थीटा, थीटा = क्या, थीटा = tan इनवर्स। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2 ये कैंसिल हो गया, 1/√3 tan का कितने डिग्री की वैल्यू होगी, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री = 1/√3 होता है, तो रिजल्टेंट मिला 1, एंगल मिला 30 डिग्री, तो देख लो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा उतना शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।